एजिंग को हम डिस्कस कर रहे थे और कल हमने जो बेसिक रीजंस या कॉजेज आते हैं एजिंग की कॉजेज कौन से चार जो मेन कॉज या रीजन हमने पढ़े थे। नंबर 1 जैसे टीलोमियर्स की शार्टनिंग का अमल। नंबर 2 जो है जीन्स जो होते हैं वो काम ना करें डीएनए रिपेयर करने का। नंबर 3 ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नंबर 4 इज द इन्फ्लेमेशन। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ एक और हेडिंग हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। तो एजिंग के जो रीजन या कॉजेज हैं उसके अंदर जो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज द टीलोमियर्स की जो है शार्टनिंग। टीलोमियर्स की शार्टनिंग का अमल। शार्टनिंग कैसे होती है? जब भी सेल डिविजन्स होती है तो जितनी जो सेल डिविजन्स होती जाएंगी तो अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता टीलोमियर के अंदर भी शार्टनिंग का अमल होता रहता है। नाउ क्वेश्चन आएगा कि टीलोमियर्स हैं क्या? इन कैप की तरह होते हैं जो क्रोमोसोम्स के एंड पे होते हैं। क्रोमोसोम के एंड पे होते हैं तो फिर ये कैप की तरह क्रोमोसोम के एंड के ऊपर जो कैप की तरह इसका वर्क होता है। जो इसका काम होता है इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करेंगे फिजिकल डैमेज से बचाएंगे। तो ये काम होता है इन कैप्स का होता है टीलोमियर्स का होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की छोटी सी एक सीक्वेंस होती है प्लस में थोड़े बहुत प्रोटीन्स होते हैं। उनकी कॉम्बिनेशन से ऐसा टीलोमियर का पार्ट बनता है। और जैसे सेल डिवीजन होती जाती है तो अल्टीमेटली उसकी टीलोमियर की लेंथ में कमी होती जाती है। और जाहिर है जब टीलोमियर्स लेंथ में शार्टन हो जाएंगे छोटे होंगे नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम्स जो उनकी एंड्स है वो एक्सपोज हो जाएंगी डैमेज हो जाएगा रिपेयर की एबिलिटी खत्म हो जाएगी जिसकी वजह से एजिंग हो सकती है। तो हमारे बुक के अंदर जैसे तस्वीर भी है क्रोमोसोम्स की। तो हमने क्रोमोसोम को अगर देखें उसकी जो टिप्स पे एक कैप है और इस कैप को हम कहेंगे कि ये टीलोमियर है। और जैसे ही सेल डिवीजन होती जाती है जैसे जैसे सेल डिवीजन होती जाती है तो इसकी लेंथ के अंदर टीलोमियर्स की लेंथ में जो है कमी होती जाती है। और एक पर्सन ने जिसका नेम था हे फिल्क उसने एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके अंदर कोई अनलिमिटेड एबिलिटी नहीं होती है डिवीजन की। ओनली सेल कैन डिवाइड 50 to 70 टाइम्स जिसे कहते हैं हे फिल्क लिमिट। जिसे आमतौर पे हम देखते हैं कि भाई एक सेल में से दो सेल माइटोसिस हो रही है माइटोटिक डिवीजन हो रही है। सिंगल सेल में से दो सेल आगे जो सेकेंड डिवीजन होगी तो दो में से आगे फर्दर चार सेल से इस तरह से डिवाइड होते जाएगी। तो अनलिमिटेड सेल डिवीजन नहीं होती है। अनलिमिटेड सेल डिवीजन नहीं होती है एक लिमिटेड सेल डिवीजन। उसका मतलब ये था कि ह्यूमन सेल्स के अंदर कोई अनलिमिटेड सेल डिवीजन नहीं होती है। तो ये जैसे जैसे सेल डिवीजन होती जाती है तो इस टीलोमियर की लेंथ में जो है कमी होती जाती है। जो हमारे बुक के अंदर तस्वीर है उसका भी मतलब यही है कि जैसे सेल डिवीजन होती जाती है तो टीलोमियर्स की लेंथ में थोड़ी थोड़ी सी कमी हर डिवीजन के बाद ईच सक्सेसिव डिवीजन के बाद टीलोमियर्स की लेंथ में कमी होती है शार्टनिंग होती है। फिर जो है कैप्स ये नहीं रहेंगी होंगी नहीं तो इनकी क्रोमोसोम्स को डैमेज भी हो सकता है प्रोटेक्टिव कैप नहीं होगी तो। और इस वजह से आगे जो है एजिंग हो सकती है। तो पहला रीजन हुआ टीलोमियर्स की शार्टनिंग। ये रीजन या पॉसिबल कॉज होता है एजिंग का होता है। ठीक है रीडिंग पे आप आएंगे पेज नंबर 195 है। एजिंग फैक्टर्स पे आप आएंगे 195 पेज एजिंग जेनेटिक फैक्टर।
Aging is a complex process that involves the progressive decline in cellular and physiological functions, leading to an increased vulnerability to age-related disease. कल हमने पढ़ा था जैसे अगर सेल के फंक्शन में जैसे एबनॉर्मलिटीज पैदा होंगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम पे होगा और ओवरऑल किसी न किसी एक सिस्टम में कोई एरर होगी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में, जितने भी सिस्टम है उनके नॉर्मली प्रॉपर फंक्शन नहीं रहेंगे तो यकीनन कोई डिजीज होगी तो जितने भी लाइक ऐसे सिस्टम है उनके अंदर कोई डिजीज अपीयर होती गई तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एजिंग के अंदर एजिंग रिलेटेड डिजीज होती है और उनमें से वन ऑफ देम कोई डिजीज होती है जो आगे डेथ का सबब बन सकती है. So researchers have identified several genetic factors that contribute to the aging process. One of the most well-known genetic factor is the role of telomeres in aging. एजिंग के अंदर टीलोमियर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है. टीलोमियर्स क्या है? आर द प्रोटेक्टिव कैप्स एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम दैट शॉर्टन विद ईच सेल डिवीजन. जैसे जैसे सेल डिवाइड होता जाता है तो उसके अंदर जो है इस टीलोमियर की लेंथ में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी होती जाती है. The length of telomere has been associated with aging. जितनी लेंथ आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती है तो उतनी एजिंग के आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट्स भी बढ़ते ही जाते हैं. तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होगी कि एसोसिएटेड विद एजिंग एज द शॉर्टर लाइफ स्पैन और एज द टीलोमियर्स आर कोरिलेटेड विद द एज रिलेटेड डिजीज एंड द डिक्रीज लाइफ स्पैन. जितनी टीलोमियर्स की लेंथ कम होती जाएगी तो उतनी जो एजिंग भी होती जाएगी और जाहिर अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा. तो हम कहेंगे कि लाइफ स्पैन में भी कमी होती जाती है. जाहिर है किसी भी इंसान की कोई अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, लिमिटेड होती है. डिपेंड करती है कि टीलोमियर की लेंथ में शॉर्टनिंग का अमल तेजी से हो रहा है तो जाहिर है उसकी लाइफ है वो भी शॉर्ट हो जाएगी. लाइफ इस पे डिपेंड करता है टीलोमियर्स पे होता है. So genetic variation in genes that control the telomere length have been linked to accelerated aging and increased risk of the age-related disorder. जाहिर है ये सब जो फैक्टर्स होते हैं जो टीलोमियर की लेंथ में कमी होती है वही एजिंग रिलेटेड डिजीज का है और एजिंग रिलेटेड डिजीज होगी तो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है. दूसरा लाइक नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो तस्वीर है क्रोमोसोम की. डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है. अभी जैसे हमने एक क्रोमोसोम एक आर्म बनाई है तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की एंड्स पे जो ब्लैक कलर जो आपको नजर आ रहा है ये जो है टीलोमियर्स की जो लाइक कैप्स है. तो साथ साथ में आप जैसे देख रहे हैं कि वो सेल्स है. फर्स्ट सेल डिवीजन हुई है, देन सेकंड सेल डिवीजन हुई है, थर्ड सेल डिवीजन हुई है. ये सेल्स जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते जा रहे हैं तो तस्वीर में आप देखेंगे जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है उसमें कमी होती जा रही है. ब्लैक कलर वाला पोर्शन क्या है? दैट इज द टीलोमियर. तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और आखिरी जो डिवीजन है जैसे उसमें आपको जैसे नजर आएगा वो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है ही नहीं. कौन सा पोर्शन था? वो टीलोमियर का था. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीलोमियर की शॉर्टनिंग होती है एट ईच सेल डिवीजन. जैसे टीलोमियर जो है शॉर्टन हो जाएंगे, लेंथ में छोटे हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे तो पर्सन में एजिंग के भी ज्यादा इफेक्ट और अल्टीमेटली डेथ हो जाता है. होपफुली आपने इस तस्वीर को देखा होगा. हेडिंग भी है कि व्हाट वी लूज विद एज. वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे एजिंग होती है तो साथ साथ में टीलोमियर्स की भी लेंथ छोटी होती है जिसकी वजह से एजिंग रिलेटेड डिजीज होगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है. दूसरा जो फैक्टर है कल हमने पढ़ा था वो था जीन्स. हमारी बॉडी के अंदर जैसे क्रोमोसोम नंबर 10 होता है उसके अंदर चंद एक जीन्स होते हैं जो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व है. डीएनए रिपेयर ऐसे जीन्स मौजूद है अगर कोई डीएनए को डैमेज होता है तो उसकी जो रिपेयर करने में इन जीन्स का रोल होता है. डीएनए की डैमेज को रिपेयर करने के जो है जीन्स मौजूद होते हैं. अगर ये जीन्स अपना काम करना छोड़ दे तो यकीनन डीएनए के अंदर जो डैमेज होता है वो जमा होता रहता है. आगे इसकी वजह से क्या होगा? डैमेज होता रहेगा तो म्यूटेशंस होंगे और म्यूटेशंस की वजह से देन जो है डिसऑर्डर्स होंगे, डिजीज होंगी और अल्टीमेटली जो है देन जो डेथ हो सकता है.
एक साथ साथ होता है। कोई म्यूटेशन एकदम नहीं होती है, डीएनए डैमेज कोई एकदम नहीं होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि एजिंग की इफेक्ट कोई एक दिन में नहीं अपीयर होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ। अगर ये जीन्स डीएनए का रिपेयर नहीं करेंगे तो यकीनन डीएनए डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा तो ऐसी म्यूटेशंस जमा होती जाएंगी, रिजल्ट डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हो सकती है, एब्नॉर्मल सेल में कैंसर होगी और डेथ हो सकता है। Another genetic factor that contributes to the aging is the role of genes involved in the DNA repair. जीन्स का किरदार होता है जो डीएनए को रिपेयर करते हैं। अगर रिपेयर करने का अमल छोड़ दें तो यकीनन जो एजिंग हो जाएगी। एज वी एज, जैसे हमारी जो एज बड़ी होती जाती है, वक्त गुजरता जाता है, the DNA in our cells become damaged. एकदम एक दिन में नहीं, slowly and gradually उस डीएनए को डैमेज पहुंचता रहता है। एंड इफ नॉट रिपेयर, रिपेयर के लिए जीन्स मौजूद है, अगर वो जीन्स उसकी रिपेयर ना करें, कैन लीड टू म्यूटेशन एंड डेथ। म्यूटेशन हो सकती है जिसकी वजह से आगे डिजीज होगी और डिजीज के बाद में डेथ हो सकता है। The genetic variation in genes involved in the DNA repair have been linked to associated risk of age-related disease and decreased lifespan. यकीनन जब ऐसे जीन वर्क करना छोड़ देंगे तो एजिंग रिलेटेड डिजीज होंगी, और एजिंग रिलेटेड डिजीज होंगी तो उसकी वजह से डेथ हो सकता है। उसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग में हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और डिसफंक्शन, और इसके साथ साथ एक रिलेटेड हेडिंग है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे यू नो वेरी वेल कि माइटोकॉन्ड्रिया के नॉर्मल फंक्शन बहुत ही जरूरी होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। किस तरह से? एरोबिक रेस्पिरेशन के सेंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन का अमल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो तो जरूरी है। पर कभी कभार ये होता है कि इसके अंदर कुछ जो है ऐसे कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ROS। अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह में ये पढ़ा हो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ROS की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अलावा जैसे एक सिंगलेट ऑक्सीजन होता है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है, सिंगलेट रिएक्टिव ऑक्सीजन, सिंगलेट रिएक्टिव ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन है। और कुछ जो सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स, और आई थिंक जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो भी इस कैटेगरी में आता है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के अंदर आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आगे जाके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि जाके ये फ्री रेडिकल आगे क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस होते रहते हैं, नॉर्मली जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ये नहीं प्रोड्यूस होते हैं। एजिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसको समझने के लिए जैसे आप कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो फिर पहले दिन से एजिंग क्यों नहीं होती है? इनकी अमाउंट कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की जो लेवल ज्यादा होती है, कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की लेवल ज्यादा होती है, जो इस लाइक फ्री रेडिकल को बनने, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल अदरवाइज क्या करेंगे? अदरवाइज फ्री रेडिकल जो है खास तौर पे हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डैमेज करते हैं, लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से डैमेज कर सकते हैं। अब ऐसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरफ से देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है, पर दूसरी तरफ से ऐसे जो है फ्री रेडिकल्स से प्रोड्यूस होंगे तो डीएनए भी डैमेज हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज हो सकती है। नेचर ने कुदरती तौर पे जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स रखे हैं जो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें
एंटीऑक्सीडेंट्स की लेवल कम हो जाती है। जाहिर है जब इनकी लेवल कम होगी तो यकीनन इनकी लेवल बढ़ जाती है। जब इनकी लेवल बढ़ जाएगी तो ये डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन, इन सबको डैमेज करेंगे। जब सेल लेवल पे इतनी चेंजेस आएंगी तो यकीनन टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद ऑर्गन और सिस्टम पूरा डैमेज हो सकता है। जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन और एंटीऑक्सीडेंट्स की लेवल की कमी और फ्री रेडिकल्स, अगर ये सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, आरओएस जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं जिनको कलेक्टिवली हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सिंगलेट रिएक्टिव ऑक्सीजन है, सुपर ऑक्साइड, ओएच ग्रुप्स वगैरह है। ये जो है रिएक्टिव ऑक्साइड्स, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है जो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, फ्री रेडिकल देना आगे जाके डीएनए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड, प्रोटीन वगैरह को डैमेज करते हैं। तो ये सेल्स के अंदर इनका ये नुकसान होता है। कुदरती तौर पे इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पर जैसे वक्त गुजरता जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो एजिंग के इफेक्ट्स होते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर है। In addition to telomere length and DNA repair genes, other genetic factors that contribute to aging, including the mitochondrial function, inflammation, and oxidative stress. Mitochondria are the energy producing organelles in the cells, and their dysfunction has been linked to the aging and aging related disease. कोई डिटेल नहीं है पर हमने थोड़ी सी इसको जो एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझा है कि हाउ किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एजिंग प्रोसेस में। और इसी तरह से इन्फ्लेमेशन, अच्छा इन्फ्लेमेशन भी जेनेटिक, लाइक इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस also key factors in aging, and genetic variation in the genes that regulate the process can influence the individual's rate of aging। ठीक है, तो एजिंग के इफेक्ट को जो लाइक ये थोड़ा सा यकीनन जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा होगी तो एजिंग जो उस पर्सन में पास्ट होगी, कोई को भी एजिंग रिलेटेड डिजीज अपीयर होगी और उस पर्सन में देन जो डेथ हो जाती है जिसके अंदर ऐसे फ्री रेडिकल्स जो ज्यादा होते हैं। आखिरी हेडिंग पे हम आएंगे जो इन्फ्लेमेशन हेडिंग है। तो एजिंग का एक और सबब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कोई स्टूडेंट बताएगा कि व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? ये फायदेमंद है, नुकसानकारक क्या है? ये फायदेमंद है, नुकसानकारक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम एजिंग टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि ये तो एजिंग का सबब बनती है। आप बताएं स्टूडेंट, इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, इम्यून सिस्टम का टॉपिक है। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जैसे स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, वो एरिया हॉट होता है, टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाता है। जो जरूरी होती है कि जब भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो इन्फ्लेमेशन का एक तरीका होता है जो डिजीज से लड़ने का एक तरीका है। चेन ऑफ रिएक्शन है, कौन सी? वन आफ्टर अनदर। जब भी कोई इंजरी वगैरह होती है तो एक ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स लीकियर होती है। केमिकल रिलीज होने की वजह से मैक्रोफेजेस उधर आते हैं जो पैथोजन वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं, और साथ साथ में जो फ्लूइड होती है वो ड्रेन और लीक होकर टिश्यूज के दरमियान आ जाती है जिसकी वजह से उधर इन्फ्लेमेशन होती है। ऐसी इन्फ्लेमेशन जरूरी है। कब जरूरी होती है? जब जाहिर है कोई भी इन्फेक्शन हो तो रिस्पॉन्स, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है, होना चाहिए। पर अगर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी, जैसे कहें कि कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई जरूरत नहीं है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो, पर एजिंग के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है। जब इन्फेक्ट टिश्यूज के फंक्शन, सेल्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो
होगी जिसकी वजह से यकीनन जब इन्फेक्शन हुई हो, गैर जरूरी इन्फेक्शन की वजह से सेल्स के नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेंगे, टिश्यूज के नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेंगे, ऑर्गन्स के नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब होंगे, यकीनन उसकी वजह से देन एजिंग रिलेटेड जो सिम्टम्स अपीयर होंगे। इस तरह से जो इन्फ्लेमेशन है उसका जो नुकसान होता है इन्फ्लेमेशन का, ठीक है ना। तो जेनेटिक वेरिएशन, अच्छा ये हो गया। अब एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ आनी, ये तो सब थे इंटरनल फैक्टर। जैसे इंसान इस इन्वायरमेंट में रहता है जिसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं होती है, किन जगहों पे ज्यादा पोल्यूशन होती है, किन जगहों पे ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर कहीं पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो किसी न किसी सोर्स के जरिए हमारी बॉडी तक आते हैं। यूवी रेडिएशन में अगर ज्यादा एक्सपोजर होता है तभी जैसे बहुत ही बड़ा फर्क या इम्पैक्ट होता है, और हर एक पर्सन की जिंदगी का जो पैटर्न होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ जो मेहनत में पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है, तो ये हम सब फैक्टर को काउंट करें, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एजिंग हो सकती है। सो एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल फैक्टर, और इस एक्सटर्नल फैक्टर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंट के अंदर ये सनलाइट वगैरह आ जाती है। लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है डिफरेंट प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, जाहिर है हर एक की काम करने का टाइमिंग और तरीका जैसे अलग अलग होता है। कुछ लोग हैं वो मजदूरी मेहनत करते हैं सारा दिन जैसे बाहर खड़े हैं, और कुछ जो बिल्कुल पैसे गिन रहे हो तो उनका काम ही होता है पैसे गिनना। फर्क होगा। एंड सोशल फैक्टर्स भी हैं दैट कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स रेट ऑफ एजिंग। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आप आएंगे, सबसे पहले पोल्यूशन है, रेडिएशन एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन कैन कंट्रीब्यूट टू एजिंग बाय द damage to the cellular component as a DNA, protein and lipids. For example, exposure to UV radiation from the sun can cause DNA damage, which can lead to the mutation and cellular aging. आपने इन्फॉर्म किया, थैंक यू। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसे डिस्कस कर रहे थे। तो रीडिंग पे आप आए 197। लाइफ स्टाइल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइफ स्टाइल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं एजिंग के हवाले से, जिसमें नंबर 1 है डाइट है। डाइट का मतलब ये होता है कि बैलेंस्ड डाइट, जिसकी बैलेंस्ड डाइट होगी तो उसकी एजिंग के इफेक्ट कम होंगे। बैलेंस्ड डाइट का मतलब पसंदीदा ग़िज़ा नहीं है कि मुझे सिर्फ बिरयानी पसंद है तो ये बैलेंस्ड डाइट होगी, नहीं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन सब होने चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारा पसंदीदा फूड जो है जंक फूड जो पसंदीदा है, तो जाहिर है उसको सीबीडी हो जाएगी। जंक फूड के अंदर क्या हो, ब्लूटूथ ऑन करके बेटा उसका भी पता चल जाएगा। हम फोन करते हैं और उस नंबर को ट्रेस करते हैं। उन्होंने बंद कर दिया, चलो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं इस नंबर को। ये ऐसा कौन है तो चलो, चाह तो नहीं है ना, आप इनको कंट्रोल करें। तो डाइट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, स्पेशली जो है रिच जो ऑयली फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स ये आगे सीवीडी का सबब बनेंगे। जिस भी पर्सन के अंदर सीवीडी आएगी तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या कोई ना कोई उसके इफेक्ट अपीयर होंगे। एक्सरसाइज, लोग एक्सरसाइज अगर ना करें, एक्सरसाइज का टाइम किसी के पास नहीं है, जस्ट वॉक भी हो तभी ना। आजकल का दौर ही ऐसा है। वॉक का मतलब है कि एटलीस्ट जो अपने जो छोटे मोटे काम जो होते हैं वैसा हो, ये तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है स्लीप कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द एजिंग प्रोसेस। स्लीप का मतलब ये नहीं कि सोए रहने से एजिंग होगी। स्लीप का मतलब है स्लीप का एक नॉर्मल टाइम होता है, वो अगर पूरा नहीं होगा, हम ज्यादा पढ़ेंगे, फेसबुक पढ़ेंगे तो जाहिर है तो स्लीप का टाइम कम होगा। या खेलेंगे पबजी तो जाहिर है टाइम जो कम होता है। नौजवान आजकल यही करते हैं अक्सर,
तो यकीनन फिर स्लीप टाइम डिस्टर्ब होगा तो उसके ऊपर एजिंग के इफेक्ट्स होंगे। जो ज्यादा मेहनती होते हैं, रात को जागते हैं, तो उधर उनके निशान पड़ जाते हैं, तो पहली इंडिकेशन होती है कि ये ज्यादा मेहनती है, ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होती है, निशानी है, ये एजिंग इफेक्ट्स है। डाइट हाई इन प्रोसेस फूड, प्रोसेस फूड वो होते हैं, जैसे एक छोटा एग्जांपल है, कौन सा, जैसे एक जूस है जो आप घर पे भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, और कि नहीं ये जूस अच्छा नहीं है क्योंकि ये अम्मी ने बनाया घर में, ये थोड़ी जूस होता है। जूस वो होता है जो जनरल स्टोर पे मिलता है, वो जूस होता है। तो ऐसे जो जूस पता नहीं कब बने थे, कैसी हालत में बने थे, ये जो इधर ये जो ऑरेंज वगैरह की छिलके, सूफ की छिलके, सड़े हुए सूफ जो बच जाते हैं, उनको फैक्ट्रियों में जाके जमा करके और बस कलर देती है, पैक करके ये जूस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जूस जो होंगे यकीनन जो फूड होंगे प्रोसेस फूड अच्छे रहेंगे। शुगर, एक जो कोल्ड ड्रिंक है जो आजकल अक्सर नौजवान जो है बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड कलर की, ये तो पॉइजन है, मैं इनको पॉइजन ही कहता हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो बहुत ज्यादा हाई कंटेंट होते हैं शुगर के होते हैं, और जिस भी पर्सन के आगे इस तरह से ज्यादा इस्तेमाल और एज 25-30 ईयर तक पहुंचेगी, वो फिर जाके अपनी टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट, यकीनन वो नियर टू डायबिटिक हो जाएगा। And saturated fats can lead to chronic inflammation, oxidative stress, and metabolic dysfunction, which can accelerate aging and increase risk of age-related disease such as diabetes, heart disease. On the other hand, diet rich in fruits, ऐसी डाइट जिसमें हम कॉमनली फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स, लीन प्रोटीन का मकसद होता है जो मिल्क के अंदर प्रोटीन है, योगर्ट के अंदर प्रोटीन है, ये लेग्यूम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, ये जो लीन प्रोटीन, फिश के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, ये लीन प्रोटीन कहलाते हैं। ऐसी डाइट इस्तेमाल करने से यकीनन हमें थोड़ा बहुत एडवांटेज या फायदा, सोयाबीन वगैरह, तो ये सब जो लीन प्रोटीन होते हैं, एग वाइट, तो इस बाकी ये जैसे सेम जो अभी हमने पढ़ा है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिपीटेशन हुई है, सेम है, जस्ट एक सोशल जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक नई बात है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की मीनिंग होती है जिन लोगों का एक मुआशरे के अंदर रुतबा होता है, कहते हैं फला बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा ज्यादा है, ये ऐसे ऐसे कपड़े पहने, सो एंड सो कार्ड, तो जरा, और उसके कंपेरेटिवली एक ऐसे वर्कर क्लास के लोग जो जाहिर है उनके इतना ना तो मुआशरे के अंदर कोई स्टेटस होता है, ना इतना पैसा वगैरह होता है, जाहिर है उनकी अपनी एक स्ट्रेस वगैरह होती है जिसकी वजह से उनमें एजिंग की चांसेस जरा ज्यादा होते हैं, और बाकी एज कंपेयर टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका थोड़ा जरा ज्यादा होता है, तो उनमें एजिंग के इफेक्ट कम, पर उनके अंदर डिजीज ज्यादा होती है, सीवीडी ज्यादा होती है, बिकॉज वो उस अपने से भी ऊपर थोड़े से उन लोगों को देखते हैं, उनकी कंपेयर वो थोड़े नीचे होते हैं, तो फिर अगेन बात उधर की उधर बराबर रह जाती है, ठीक है। तो